का आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। उसके बाद दूसरा आपको बताया गया था चालक के ऊष्मीय वेग का मान कितना होता है, 10 के पावर -5। चालक के ऊष्मीय वेग ना, ऊष्मीय वेग, तो ऊष्मीय वेग मैंने बताया था कि यह इसमें जब तक विभवांतर नहीं ऐड करते हैं किसी चालक में और इसको किसी स्थल या किसी जगह पे रखते हैं तो उस जगह के टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है और उसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो जाती है। मीन्स दैट कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। क्लियर हो गया। थर्ड वाला पॉइंट था आपका, थर्ड था चालक में ऊष्मीय वेग का मान हो गया। नेक्स्ट लिखा है कि चालक में अपवाह वेग का मान संभवतः होता है। चालक के ऊष्मीय वेग का पूछ लिया और चालक में अनुगमन वेग का, यही ऊष्मीय वेग की जगह पे क्या कर देगा, अनुगमन वेग दे दे। कितना, 10 के पावर कितना हो जाएगा इसके लिए, -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब लगभग अगर उसमें परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि 0.0001 मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाता है, अंतराल आ जाता है। किसके अंतराल में, ऊष्मीय वेग की, जो ऊष्मीय वेग की चाल होती है उसमें थोड़ा सा बस विभवांतर लगाने से थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आता है। कितना, तो कह सकते हैं 0.001 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है ना, जिसको हम किससे दिखाते थे, VD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बात है, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, नहीं था। उसके बाद ऐसा है कि ओम का नियम जो आपका किए हैं, ओम के नियम का व्युत्पत्ति, उसके बाद इस क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। जो पहला आपने क्वेश्चन किया नॉर्मली क्वेश्चन, देखिए जब चैप्टर ख़त्म होगा ये वाला तो मैं पूरा आंकिक प्रश्न करवा दूंगा आप लोगों का। ठीक है ना, आंकिक प्रश्न जैसे एक पूरा 1 घंटे का बैच ही पूरा कर देंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है एक दिन में, एक दिन पूरा लगवाएंगे। आप लोग इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न बुक होगा तो आंकिक प्रश्न छाट के कर दीजिए, भेज दीजिएगा मेरे पे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता नया टॉपिक। क्या बोला, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इंग्लिश लिख लीजिएगा, पूरा कर आएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता इंग्लिश लिख लीजिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी। जो इंग्लिश हम लिखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ अगर आप बीएससी या जो भी आगे पढ़ाई करेंगे इंग्लिश बीएससी से, अरे इंग्लिश से संबंधित जो भी आपकी बीएससी वगैरह हैं, या तो आप एग्रीकल्चर से लीजिए या तो बायो से आप हैं, तो बायो के स्टूडेंट हैं तो बायो से बीएससी करेंगे, तो बीएससी वगैरह में ये सब वर्क करता है। ठीक है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता अगर दे देगा, अगर रेसिस्टिविटी दे देगा तो हम नहीं बता पाएंगे उसको, कहीं ना कहीं उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़ कि जो ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है या उसमें प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है वो चालक के कभी ना गुण के ऊपर डिपेंड करता है, न रंग रूप पे डिपेंड करता है, न उसके आकार न आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ याद रखिएगा।
ये चीज़ माइंड में अगर सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि ना ही उसके आकार पे, ना ही उसकी आकृति पे, ना ही उसके रंग रूप वगैरह पे कभी डिपेंड ही नहीं करता है। तो डिपेंड कहाँ करेगा, तो मात्र एक चीज़ पे डिपेंडेड होता है, उसमें लिया गया श्रांति काल। श्रांति काल होता है, बस ये एक ही चीज़ पे डिपेंड ही करता है। करके देखते हैं इसको। ठीक है, डेरिवेशन इसका भी होगा, तो लिखिएगा चालक के भीतर, चालक के भीतर चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व, तथा धारा घनत्व देखिए, धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? जे से, जे से, स्मॉल जे। धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हो गया? प्रतिरोधकता कहते हैं। नीचे से लिखिएगा, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक अदिश राशि है, तथा यह एक अदिश राशि है। नोट करके लिखिएगा नीचे से। विशिष्ट प्रतिरोध लिखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक गुण है जो उसके आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो उसके के बगल में नहीं होगा तो लिख दीजिएगा चालक, ठीक है, आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब एक नई चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए 10th वगैरह में आप इसको प्रूव किए होंगे तो दूसरे तरीके से प्रूव किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा कुछ चीज़ें, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से क्या बोल रहा है यार, इतनी
टेम्परेचर हाई, क्या किया जाए। देखिए कह रहा है कि जो मेरा विशिष्ट प्रतिरोध है, समझिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बटा में धारा घनत्व, इनके अनुपात के बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जो इनका अनुपात आएगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाते हैं हम किससे, तो लिखा जाएगा अर्थात रो बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, कैपिटल ई से, और धारा घनत्व को किससे दिखाएंगे, जे से। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो होंगी जो आप जानते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्या होता है, क्यू होता है, और जे बराबर क्या होता है। ये एक नया आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे नोट करके उसको, या फिर आप इसी तरीके से लिखा करें कि ये चीज़ माना जाता है, आगे चल के कभी प्रूफ करा दिया जाएगा। तो लिखिएगा, सूत्र होता है आपके पास, वीडियो नहीं आ रहा है ना कोई बात नहीं। देखिए 2 फार्मूला लिखेंगे, चूँकि सूत्र होता है ई बराबर, देखिए यहाँ पे किसी चालक से संबंधित हो रही थी, कल जो बात कर रहे थे वहाँ पे ई बराबर मैंने एक चीज़ लिया था, जिससे कि भी अपॉन में एल। ये कहाँ से आया पता है ना, कहाँ से, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के संबंध में कल बताया था मैंने। तो डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा आर होता है, और मैंने चालक को मैंने एल लंबाई का कोई चालक कर लिया था, तो वहाँ पे भी अपॉन में क्या हो गया था, एल, याद आ रहा है ना। और दूसरा होता है जे इक्वल टू, ध्यान से, ये होता है न्यू फार्मूला आई अपॉन में ए, चालक में बहने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है कौन, धारा घनत्व। ठीक है, एक न्यू फार्मूला आपके लिए। ये दोनों सूत्र का हम प्रयोग कर देंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रख दें, ई तथा धारा घनत्व जे का मान रखने पर रख दीजिए, क्या आएगा, रो इक्वल टू ई का मान बच्चा भी अपॉन में एल हो जाएगा। तो भी अपॉन में एल मतलब एल कहाँ आ जाएगा, नीचे, बोलिए, और डायरेक्ट कर दे, और टाउ की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू क्या है, आई अपॉन में ए, तो ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और आई कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ए अपॉन में क्या हो जाएगा, आई। रो इक्वल टू भी ए अपॉन में एल इंटू आई। क्या दिख नहीं रहा था क्या, आगे। तो रो बराबर हो गया आपका क्या, इसको एक नए तरीके से हम लिख सकते हैं, इधर करें कि इधर करें, इधर करें। देखिए तो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से नए तरीके से लिख दीजिए, भी अपॉन में आई इंटू में ए अपॉन में क्या कर दें, एल, और भी अपॉन आई की वैल्यू क्या थी, रो इक्वल टू क्या था, भी अपॉन में आई की वैल्यू क्या, आर इंटू ए अपॉन में एल। लिख लीजिएगा, चूँकि भी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर। अब ये वाला फार्मूला जो आप अप्लाई कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत होता है, ये बिल्कुल इस मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है इसका, क्योंकि जो रो है दिख लग रहा है कि ए के अनुक्रमानुपाती है और एल के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का नोट करके मैंने कुछ देर पहले ही लिखवाया कि ये इनके आकार, आकृति, क्षेत्रफल वगैरह पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है।
बता रही समझ में ना। तो ये इससे अगर संबंधित कोई क्वेश्चन देगा आप मतलब या यहीं पे आके छोड़ के चले मत जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। ठीक है, नीचे से आएगा आपका या आर बराबर अगर निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, प्रतिरोधकता अगर निकालना पड़े, क्योंकि आर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध है। तो या आर बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर अगर इधर आएगा तो रो किधर आएगा, आए अपॉन में आएगा, यल कहाँ आ जाएगा ऊपर और ए कहाँ आ जाएगा नीचे। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन में ए। देखिए ये क्वेश्चन ये इसके लिए सही है, परफेक्ट है। बात समझ में आ रहा है ना कि यहाँ की आर रो के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब अगर प्रतिरोधकता मतलब कि प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, खैर बहुत अंदर डीपली बात जाएगी तब प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता को समझ सकते हैं। प्रतिरोध तो सामने से दिखता है, आर है जानते हो कि लंबाई है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए अनुक्रमानुपाती दिखाई देता है। क्षेत्र क्या है, अगर क्षेत्र बढ़ाओगे तो आर का मान क्या होगा, घटेगा, और क्षेत्र का मान अगर कम करते हैं तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध के लिए बहुत ही डीपली अंदर जाना पड़ता है हमें। ठीक, तो देखेंगे इसको, लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर कितना कर दिया जाएगा, नीचे वाले को सेकेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड करने के बाद लिखा जाएगा कि हम जानते क्या है, लिखेंगे कि हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, लिखेंगे कि हम जानते हैं, और आप कल इसको प्रूव भी किए थे। आप क्या जानते हैं, कह दो कि हम जानते ही है। क्या जानते हो भाई, बस अपना नाम ही जानते हैं, मेरा नाम, इतना काफ़ी है। हमारा नाम है, आर बराबर क्या होता है, कल हमने प्रूफ भी करवाया था, जो आर होगा भी अपन में आई बराबर वो जो था वो भी आर के ही बराबर था। तो आर बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एल बटे में एम एन ई स्क्वायर इंटू में ए इंटू में टाउ। याद आ रहा है, नहीं है, इक्वेशन नंबर क्या कर दें, 2, और दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए दोनों पक्ष का। तो देख रहे हैं कि दोनों का बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर, किसका किसका, समीकरण 1 तथा 2 का, दिख रहा है, बोलिए, समीकरण 1 तथा 2 का जो बायां पक्ष है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो नहीं, इसमें ऑनलाइन है तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप पूछिए, बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछेंगे तो यहाँ बच्चों का क्लियर होगा, साथ में जो दिखेगा उसका भी क्लियर होगा, क्योंकि डाउट सामने से नहीं पीछे से भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो आर बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन में बच्चा क्या हो जाएगा, ए बराबर एम इंटू एल अपॉन में, इसको देखिए इधर कर देते हैं, इन तीनों को इधर कर देते हैं, एन इंटू ई स्क्वायर इंटू क्या कर दें, टाउ, बोलिए, इंटू में क्या कर दिया जाएगा, तो एल अपॉन में ए इधर कर दीजिए, एल अपॉन में क्या हो जाएगा, ए, तो एल अपॉन ए से एल अपॉन क्या हो गया, कैंसिल, तो लिखा जाएगा रो इक्वल टू एम अपॉन में एन इंटू ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, टाउ। जहाँ अब हम कह सकते हैं, जहाँ जो रो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन किसके, टाउ के। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान या एकदम बिल्कुल फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल निश्चित होगी, निर्धारित होगी, इसका मान घटेगा। ध्यान समझिएगा, इसको हम पूरा ग्राफ के तौर से हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे ये चालक है, अब क्या हुआ कि चालक में जब
उच्च ऊष्मीय वेग इसको मिलता है, उच्च ऊष्मा मिलता है, तो इसके वेग में परिवर्तन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो चाल होता है, जो उसकी वेलोसिटी होती है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हो जाता है, या फिर अगर उसमें आप विभवांतर लगाते हैं तो 0.001 की वैल्यू बढ़ जाती है, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ता है। तो कहा जाता है कि उस स्थिति में इसकी वैल्यूएशन, जो इसकी चाल होती है, अगर एक बात बताइए, कुछ इसमें काम करेंगे तभी तो इसके अंदर जो उसका वेलोसिटी वो भी घटेगा भैया। कह सकते हैं इसका लंबाई आप बढ़ा दे रहे हैं या इसका क्षेत्रफल भी कम कर दे रहे हो, कुछ तो कुछ अंदर कर रहे होंगे आप ना, लेकिन विशेष प्रतिरोध इनका नहीं ध्यान देता है, बस विशेष प्रतिरोध इनके श्रांति काल पर डिपेंडेंट होता है। तो एक बात बताइए, जब इतना सब कुछ अंदर कमी करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा, इसकी चलने की प्रक्रिया कम होगी कि नहीं होगी? विस्थापन करने का जो प्रक्रिया क्या होगा? कम होगा। और जब कम होगा तो समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा। या हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल उतना ही हो, 10⁵ ही हो, या उसके विभवांतर ऐड करने पर 10⁻⁴ ही आता हो, लेकिन अगर दिक्कत आएगा इसको, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होंगे तो इसको बताओ चलने में थोड़ी समस्या होगी ना, क्योंकि लेंथ जब आपने बढ़ाया तो इसका जो क्षेत्रफल है क्या हो गया? घट गया। बोलिए, क्षेत्रफल घटा होगा तो इसको चलने में समस्या होगी कि नहीं होगी? जहाँ आप पूरा खुले में अच्छे से चल रहे हैं, कैपेसिटी तो आपकी उतनी ही है, लेकिन अगर वही भीड़ हो गया तो आप थोड़ा सा समय लेंगे चलने में उस भीड़ में। तो कह रहा है कि जब समय लेते हैं, श्रांति काल अगर बढ़ता है, ध्यान समझिए, समय अगर बढ़ेगा, लेकिन अगर पतला करते हैं, क्षेत्रफल कम करते हैं, तो हो सकता है श्रांति काल क्या हो जाए? कम हो जाए। धन आवेश भी तो नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड करने की कैपेसिटी तो वही है, लेकिन यहीं पे आके हम कहते हैं कि टकरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन धन और इसके करीब आ जाएगा ना, तो इसके जो टकराने की जो समय है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब श्रांति काल क्या हो गया? कम। तो श्रांति काल अगर कम होता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। अच्छा, क्षेत्रफल अगर बढ़ाएं, अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं करिए आप, जब श्रांति काल का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात कंप्लीट याद आ गई? चलिए कर जाइए, तो जल्दी करिए। रो का मात्रक लिखवा दें पहले, उसके बाद आगे बढ़ें। बोलिए। तो रो का मात्रक कभी भी लिखिएगा ना तो इसी फार्मूले से लिखिएगा। कहाँ गया? वो वाले से, ठीक है ना? तो लिखा जाएगा, लिख लीजिए एक बार, उसके बाद देख लीजिए क्या होगा। रो का मात्रक क्या होगा बताइए आप खुद बताइए। आर का क्या होगा? आर का ओम होगा, तो रो बराबर लिखेंगे आर के लिए ओम। अब बताइए कि क्षेत्रफल, ए क्या है? क्षेत्र है, क्या होता है? गुणे में मीटर, क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब प्रति लंबाई है, मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या कैंसिल, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्लियर हो गया ना बच्चा? ये होगा इसका मात्रक। कर लीजिए, ओम मीटर, यहाँ पे डैश लगा दीजिएगा, ओम और मीटर के बीच में कर जाइए। देखिए इसको कर लीजिएगा। अब से किए हैं कि जल्दी जल्दी बस उतार रहे थे, पहले तो हेडिंग नियन कर दी। यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, इसको समीकरण 2 है और ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3। और यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 2 तथा क्या हो जाएगा? 3 से लिखने के बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो बायां पक्ष बराबर, दाहिना पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हेडिंग डालिएगा। विशिष्ट चालकता, इसको लिख लीजिए, एक लाइन का है, विशिष्ट चालकता, न्यू हेडिंग।
विशिष्ट प्रतिरोध की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा? विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? कंडक्टर कंडक्टेंस हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लिखिएगा, बोले, लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध ध्यान से लिखिएगा, आप पढ़ रहे हैं विशिष्ट चालकता ना, लिख क्या रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कि व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं बालक केमिस्ट्री में। सर आपको विद्युत केमिस्ट्री, विद्युत रसायन में आपको पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ाया है। सेम चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी। तो विशिष्ट चालकता कहता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम होता है, वो मतलब कि उल्टा। समझ में आ रही बात? तो नीचे से लिखेगा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से। तो लिखा जाएगा विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता जो होगा, विशिष्ट चालकता किसके व्युत्क्रम है? तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के। विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कह सकते हैं कि अर्थात जो सिग्मा का मान होता है, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दिखाएंगे, वो रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मीन्स दैट इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए, रो बराबर इतना होता है, रो बराबर इतना अगर होगा तो यहाँ सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे? 1 में क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपान में L होगा। तो एक बात बताइए, L कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो लिखेंगे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? L बटा में R इंटू ए। बात समझ में आ गया? इसका मात्रक अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसका मात्रक क्या होगा? एक बात बताइए, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई का क्या होता है? मीटर। बोलिए, R का मीमा क्या हो जाएगा? ओम। और ए का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? तो 1 में हो जाएगा ओम मीटर। और जब आप इसको ऊपर भेजिएगा तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ गया? तो हम चाहते तो डायरेक्टली इसको हम यहाँ से करके दिखा सकते थे। सिग्मा अगर इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? तो डायरेक्टली यहाँ से हम क्या लिख सकते थे? इसका मात्रक कहाँ, जो भी आपने लिखा था यहाँ पे है ना, इसका मात्रक। इसको नीचे करेंगे और ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया? करके भी आप देख लिए। चलिए कर लीजिए, आगे लिखा जाए। चलिए सेकेंड हेडिंग, बोले हो गया ना बच्चा? ये कर भी लेंगे आप, नहीं होगा तो इसकी शॉट ले लीजिएगा। लिखिए, सुनिए एक बात। चलिए बात बताइए। संडे के दिन सोच रहे हैं 10th 11th और 12th, ठीक है, 10, 11 और 12 को एक साथ संडे के दिन क्लास ले लिया जाए।
कार्बनिक रसायन का, ठीक है, क्योंकि छूट रहा है पीछे से। और हम सोच रहे हैं कि ये वाला जो चल रहा है रासायनिक बलगत केमिस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ है, मात्र 5-6 दिन का और क्लास है, वो एक आध हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर। तो उसके अतिरिक्त हम सोच रहे हैं कि आपको पढ़ा दें, क्योंकि सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने का मन कर रहा है कि सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दिया जाए। ज़्यादा तो है नहीं, इसमें इधर 3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, अगर ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा 7 चैप्टर, उधर का 1-2 चैप्टर निपटा दिया जाए थोड़ा सा, समझ में आ रहा है बात ना। तो कम से कम 2 चैप्टर निकाल देंगे तो 5 चैप्टर बचेगा। 5 चैप्टर खूब इत्मीनान से अक्टूबर तक करेंगे। नवंबर दिसंबर सिर्फ क्या चलेगा, एक्सरसाइज रिवीजन चलेगा। देखो धड़ाक से केमिस्ट्री में अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। और फिजिक्स में तो डेरिवेशन इतना सही चल रहा है ना कि आप एक एक पार्ट को अगर पकड़ के चलिए रोज़, क्योंकि इसमें देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि अनशॉर्ट से रिवीजन करा सकते हैं, या शुरू से भी चाहेगा तो आदमी करा सकता है। 1 महीना में लगातार उसको बस अब क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, आपको बस समझाना है, अपना नोट्स लेके सामने बैठे रहिएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि रोज़ पढ़िए, कल का इंतजाम ये सोच के पढ़ो कि बस 10 दिन बाद मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और ये सब बोर्ड में आने वाला है। अगर इस स्थिति में पढ़ेंगे तो आप बहुत सही जाएंगे, नहीं तो अन्यथा कल के लिए छोड़ेंगे इन लोगों की संख्या की तरह कि नहीं बहुत आराम है, कि नहीं चलो कोई बात। अरे यार ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे घूमने के लिए, मजाक नहीं किया जा रहा है। आप अपने घर से बहुत ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। ऐसा पढ़ाई करिए कि आपको कल के लिए छुट्टी लेने के लिए 10 बार सोचना ना पड़े। प्राइवेट जॉब करिएगा, देखिए एक टीचर को देख लिया, अगर स्कूल से संबंधित है या फिर कोई भी अगर व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा जॉब करता है, मीन्स दैट कि किसी दूसरे के अंडर वो जॉब कर रहा है, तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। अगर उसकी फैमिली भी है, उसकी भी फैमिली है, अगर उसको कहीं जाना हो तो तुरंत डायरेक्टली कहेगा कि सर आज हम नहीं आएंगे, समस्या है मुझे कुछ, तो एक बार तो महीने में दे देगा, वो समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है आपकी, दोबारा होगा, तिबारा होगा। लेकिन जब आप खुद का बिजनेस करिएगा, अभी हम कहते हैं कि बच्चा आज क्लास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई समस्या होगा, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ रहा है। तो इतना तो पढ़ लीजिए आप कि कल के लिए अपना बिजनेस भी अगर आप ओपन कर लीजिए या फिर कहीं एक पैर पे खड़े हो जाइए तो आपको कहीं वहाँ सोचना ना पड़े। और आज अगर भागिएगा कि अरे यार छुट्टी है 1 महीना, चलो घूम ही ले मामा के हैं, बुआ के हैं, तो ज़िंदगी भर बंदा घूमता ही रह जाएगा, या फिर समय उसको इस कदर नहीं छोड़ेगा कि घूमने के लिए सोचे भी। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज का घूमना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, मत घूमिए। बोर्ड का एग्ज़ाम है, यही आपका तय करेगा जीवन यापन। इसके अलावा फिर भटकना पड़ेगा, पूछेंगे कि सर हम क्या करें, कैसे जाएं, ये वो। अगला नेक्स्ट बैच गया, नेक्स्ट सेशन गया है, और इसमें से 3-4 बच्चे हैं जो जिनका नंबर अच्छा आएगा, पहले बता दे रहे हैं, बाकी सब के सब गायब हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। तो नेक्स्ट हेडिंग ठीक है ना, लिखिएगा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखिए जब हमने वो चीज़ पढ़ा अभी कि रो इक्वल टू 1 में क्या था, टाउ था, याद करिए। तो उस स्थिति में जैसे मैंने जो कंडीशन अप्लाई किया था तो बहुत कुछ को अप्लाई किया था, उसमें बात आ रही समझे। रिलेशन बहुत सारे थे, बस हमको एक ही रिलेशन दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें छिपी थी डीपली, जो कि उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं दिखाया गया। यहाँ पे करके उसको दिखाएंगे। उसके अलावा बोल रहा है कि अगर हम चालक के टेम्परेचर को बढ़ा दें, उस स्थिति में जो रो का मान होगा वो उस पर कैसा फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज़ को देखा जाएगा। तो इंग्लिश लिख लीजिए इसका, डिपेंड्स ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंड्स ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टेम्परेचर,
टेम्परेचर। देखिए भाई, सफलता एक दिन में हाथ नहीं लगती है, ठीक है। तो पढ़ाई का भी एक दौर, एक दायरा बनाया गया है अपने आप में। चाहता तो कक्षा 1 के लड़की को इंटर का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिलवा सकता था, दिलवा सकता था। वो लड़का चाहे तो याद भी कर लेगा। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चों को यूनिट टेस्ट के दौर पे दे दिया जाता है कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर। चाहे तो बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 12 कक्षा 1 के मतलब 10 साल के बच्चे को भी चाहे, या 7 साल के 6 साल के बच्चों को चाहेगा तो वो करा सकता है। 6 में पढ़ने वाले छात्र को 1 में पढ़ने वाले छात्र को दे देगा, बेटा यही तैयार कर लो, बस हो जाएगा, डिग्री बन जाती है। लेकिन एक दायरा बनाया गया है, वो धीरे धीरे सीखता है कुछ चीज़ों में। और 12th में आप गए हो, अगर आप अपने स्टडी को 10, 11, 12 के बच्चे अगर आप स्टडी को समय नहीं देते, अपने पढ़ाई को समय नहीं दे रहा है, फालतू जगह जाया कर रहा है उस चीज़ों को, तो बहुत गलत चीज़ है। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ काम पड़ जाए तो आप ना करिए, उस चीज़ को करिए, हर एक चीज़ करिए, लेकिन गलत चीज़ मत करिए, फालतू चीज़ नहीं जिससे आपका नुकसान हो। पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप करते हैं तो। इधर उधर का घूमना, आज का तपस्या करना कल के लिए आपके लिए बहुत प्रभावित होगा। कितना महीना बचा है? 6 महीना बचा है ना, बस 6 महीना ही मान के चलिए, सिर्फ ओनली 6 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। तो 5 महीना बस इतना पढ़ाई करिए कि जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध किताब पर निर्भरता, तो सोच लीजिए कि 10 दिन बाद टेस्ट है, पेपर है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, कल वो आएगा, ये पूछेगा, उसके हिसाब से घर पे जाके जितना मेहनत कर सकते करिए। कुछ दिन हो जाएगा, 25-26 तारीख जाएगा तो पता चलेगा, आपके दिमाग में लगेगा, टेंशन हो जाएगी, स्कूल खुलेगा, ये करना है, वो करना है, तमाम प्रकार की बातें। तो उस चीज़ के लिए अपना 10 मिनट रोज़ ही क्यों नहीं समय निकालते हैं? अपना कलेक्शन करते रहिए आज ही से कि हाँ ड्रेस कहाँ है, अपना 10 मिनट समय निकाल के धुल उल के प्रेस उस करके रख दीजिए, कापी कलम अपना एक जगह रख दीजिए, बैग सही कर लीजिए। अब 5 दिन पहले में डिस्टर्ब क्यों होना उस चीज़ के लिए? पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा ना, लोगों के इधर से उधर जंपिंग जपांग करने, इलेक्ट्रॉन की तरह लोगों जिग जैग करने, ऐसा मत करिए। एक चीज़ फाइनल कर लीजिए, उसके हिसाब से चलिए आप। चलिए, कहता है कि इसके ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है ना, फार्मूले से। जैसे कि फार्मूला आपका था यहाँ से, रो इक्वल टू, पहला फार्मूला था R इंटू L अपॉन में A, याद आ रहा है? तो मैंने बताया कि इसकी आकृति और आकार से कोई मतलब नहीं है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो सिर्फ ये किससे संबंधित है? प्रतिरोधकता से। तो हम कहते हैं कि अगर R अनुक्रमानुपाती हो सकता है R के, रो अनुक्रमानुपाती हो सकता है R के, सॉरी। तो कह रहा है कि अगर R का मान बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो सकता है? बढ़ेगा। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है इसका। सेकेंड, आपने एक फार्मूला और अप्लाई किया था, रो इक्वल टू 1 अपॉन में टाउ, याद आ रहा है? ये कहाँ से आया था आपका? तो आया था m इंटू, कहाँ से बच्चा? EN स्क्वायर इंटू टाउ, याद आ रहा है? तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में जो रो था वो अनुक्रमानुपात था 1 अपॉन किसके? टाउ के। टाउ का मान अगर बढ़ेगा मतलब है क्या? ये ए अपॉन मेल हो जाएगा, ठीक है, ए अपॉन मेल। ठीक है। तो कह रहा है कि खैर एल अपान में करिए चाहे ए अपान में एल करिए, तो आर को इधर करेंगे तो एल अपान में हो जाता, लेकिन फिर भी निर्भर तो एक दूसरे के यही रहते हैं ना, इससे कोई मतलब ही, विशिष्ट प्रतिरोध बिल्कुल मतलब ही नहीं रखता है। और कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर शांति काल का मान बढ़ता है तो रो का मान क्या होगा? घटेगा, और शांति काल का मान अगर घटता है तो रो का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और इसमें क्या था कि अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घट रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा? घटेगा। ये दो चीज़ें पहले से आप जान रहे हैं, ठीक है इतना। लेकिन कह रहा है कि अगर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर अगर देते हैं, एक बात बताइए कि जो गैस होता है, गैस के जो अणु होते हैं, आप पहले ही जानते हो कि इनके बीच टकराव होता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं प्रत्येक पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं और इनके बीच की दूरियां बहुत ही अधिक होती है।
तो कहता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स की जो टकरावों की संख्या वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, उनका आपस में लड़ना बहुत ही अधिक संख्या में हो जाता है। कुछ तो हो सकता है कोई इधर उधर जिग जाग मोशन करता हो तो साइड में रहा हो, लेकिन जब टेम्परेचर आप देते हैं, हाई करते हैं, तो और उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कह सकते हैं टकराव की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि जब किसी चालक को जब आप टेम्परेचर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों का जो टकराव होगा धन आवेशों से, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तेजी में करेगा। क्योंकि एक बात बताइए, जो नॉर्मल टेम्परेचर में आप रखते थे तो वो जब यहाँ से मोशन मूव करता था तो प्लस से क्या होता, टकरा के ख़त्म हो जाता था, न्यूट्रल हो जाता था। लेकिन फिर जब उसको टेम्परेचर फिर मिलता था तो फिर आगे की तरफ मूव करता था। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो ये कार्य करने की जो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से हो जाएगी। तो इस स्थिति में नीचे से लिखेगा, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या होता है, घटता है। ध्यान से, ताप बढ़ाने पर, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये वाला, और ये तीसरा पॉइंट है आपको समझाने के लिए। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या होता है, घटता है। ये भैया जब श्रांति काल घटेगा तो रो का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल में चूंकि आप जानते हो रो बराबर क्या होता है, 1/टाउ। तो टेम्परेचर वा जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एक बात, तो श्रांति काल कैसे कम हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो यहाँ से नॉर्मल उच्च विभव में, नॉर्मल स्थिति में, ऊष्मीय वेग में उसका जो मूवमेंट करने का समय था, यहाँ से यहाँ जो चल रही है, यहाँ से ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है धन आवेश के पास, तो समय ले रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। जो उसकी नॉर्मल स्थिति थी 10⁵ था, टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी स्पीड 10⁹ 8 10 चला जाएगा, 9⁴ हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। सॉरी 9 कर रहा है, 10 कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आप, अच्छा एक बात बताइए, आप चल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो यहाँ से चरमोहानी से रोजे जाने पे आप 40 मीटर मतलब अपने हिसाब से मूवमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ से आपको मूवमेंट करना है तो करेंगे। आपकी समय थोड़ा सा हो सकता है 5 मिनट में आप पहुँच जाए यहाँ पे। अगर वही आपकी स्पीड स्लेटर खूब ले लिया जाए अधिक मात्रा में, तो क्या होगा, मुश्किल से 2 मिनट में आप पहुँच गए रोजा पे, बढ़िया रोड है तो स्पीड में 2 मिनट पहुंच गए। समय कम हुआ कि नहीं हुआ, मीन्स दैट श्रांति काल कम हो रहा है। जब श्रांति काल कम होता है तो क्या होगा, रो का मान क्या हो जाएगा, मतलब कि ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या होता है, घटता है। तो जब श्रांति काल घटेगा तो रो का विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कहते हैं ताप अगर घटाने लगा जाए तो श्रांति काल समय अधिक लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करने में, तो प्रतिरोधकता वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जब श्रांति काल बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना पूरा टोटली। आगे एक इसको कर लीजिए, एक नोट करके लिखिएगा, इसको लिख लीजिए और नोट करके लिखिए फट से। चलिए बोले, हो गया। चलो बच्चा लिखो, नोट करके लिखिए। लिखिएगा, चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर, नोट करके लिखिए, रख छोड़ देंगे इसको कर लीजिएगा बाद में, बस नोट करके लिखिए, लास्ट चल रहा है। चालक का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ये समझा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अतः उनका श्रांति काल घट जाता है, अतः उनका श्रांति काल घट जाता है।
अर्थात चालक का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, अतः चालक का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? जब इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ जाता है। तथा तो घटेगा क्या फिर? श्रांति काल मीन्स दैट इलेक्ट्रॉनों की चालकता मीन्स उसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा तथा चालकता घट जाती है, तथा चालकता घट जाती है। ठीक है, अब जो भी होगा अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब करिए। अरे नहीं यार, ये सब नहीं होता है। देखो ज़बरदस्ती तो कहा नहीं जा सकता है किसी से। हो गया बंद ना, बंद कर दीजिए।